हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए बिजनेस लॉ व्यावसायिक संनियम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ठहराव। जिसमें आज मैं आपको ठहराव की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकारों को समझाऊंगा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बड़ा ही आसान शब्दों में, बड़ी आसान तरीक़ों से मैं आज आपको इस चैप्टर को क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, ठहराव क्या होता है। देखिए, ठहराव नाम से स्पष्ट है, ठहराना। भाई, ठहराने के लिए किसी भी, जैसे हम मूल्य को ठहराते हैं, भाव ठहराना बोलते हैं। दो पक्ष होने चाहिए, दो पक्ष होते हैं ठहराव में। उसी प्रकार बिजनेस लॉ में भी ठहराव को परिभाषित किया गया है, जहाँ पे एक पक्ष प्रस्ताव रखने वाला होता है और दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को मानने वाला, अर्थात उस पर अपनी स्वीकृति देने वाला होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या स्वीकृति सिर्फ काम करने के रूप में होती है या काम ना करने के रूप में होती है। भाई, स्वीकृति दोनों रूप में हो सकती है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव रखता हूँ कि भाई आप मेरा काम करिए, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, और सामने वाला व्यक्ति उस काम को करने के लिए मान जाता है। अर्थात ये जो प्रस्ताव और स्वीकृति होगी, ये काम करने के लिए स्वीकृति मिली है, ठहराव कहलाएगा। दूसरी कंडीशन आती है कि जब मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप ये काम मत करिए, मैं आपको 1000 दूंगा, तो आप देखिए, मैं यहाँ पे उसको काम ना करने के लिए पैसा दे रहा हूँ और वो काम ना करने के लिए मान गया, तो भी ये ठहराव ही कहलाएगा। तो आप ठहराव को अगर परिभाषित करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठहराव किसी प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति को कहते हैं जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष काम को करने या न करने का वादा करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि काम को करना ही है, कई बार काम ना करने के लिए भी ठहराव किया जाता है कि भाई आप मेरे लिए ये काम करिए, पहला कंडीशन। दूसरा कि भाई आप ये काम मत करिए। दो प्रकार के हो सकते हैं, ये दोनों कंडीशन आ सकती है ठहराव में। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि दो पक्षों का होना चाहिए, दो व्यक्तियों का होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति, ज़्यादा तो दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें एक प्रस्ताव रखने वाला और दूसरा उसको स्वीकार करने वाला। अब चूंकि ये बिजनेस लॉ है, यहाँ पे अधिनियम होते हैं, यहाँ पे कानून होते हैं, तो यहाँ पे न्यायाधीशों की परिभाषा ज़्यादा मान्य होती है। तो कुछ न्यायाधीशों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। कई बार MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको पूछता है। परिभाषा दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको पहचानना है कि परिभाषा कौन से न्यायाधीश की है। तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। एक न्यायाधीश लीक थे, उनके द्वारा परिभाषा दी गई कि ठहराव से अभिप्राय ऐसे दो व्यक्तियों की बीच सहमति से है जो किसी निश्चित किए गए विषय पर एक मत हो। पहली परिभाषा। दूसरा है पोलक, एक न्यायाधीश हुए पोलक। वे बोलते हैं कि ठहराव एक या एक से अधिक पक्षकारों के द्वारा अन्य पक्षकारों के लिए किए जाने वाले किसी कार्य को करने का गहन चिंतन है। उसी प्रकार एक और न्यायाधीश की परिभाषा यहाँ पे आपके समक्ष है। देखिए, चिट्ठी, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रस्ताव जब उचित रीति से स्वीकृत हो जाता है तो उसे ठहराव कहते हैं। ये किसका कथन है या ये किसकी परिभाषा है? तो याद रखिएगा, न्यायाधीश चिट्टी की परिभाषा है।
तो इस प्रकार परिभाषाएं आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके लक्षण के बारे में देखते हैं, या लक्षण या विशेषताएं, या एक ठहराव में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। भाई 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। भाई अकेला व्यक्ति कभी भी ठहराव नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अपने आप से ठहराव नहीं कर सकता। ठहराव करने के लिए 2 पक्ष का होना आवश्यक है, जिसमें एक पक्ष प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। दूसरा आता है स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप किसी से सहमति ले रहे हैं और आप उसको डरा के, धमका के या उसको प्रताड़ित करके आप उससे सहमति लेते हैं, तो वो सहमति वैधानिक नहीं मानी जाएगी और उस कंडीशन में जो ठहराव होगा वो ठहराव व्यर्थ हो जाएगा, वो ठहराव वैधानिक नहीं माना जाएगा। दायित्व का उत्पन्न होना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी के साथ कोई समझौता करते हैं, आप किसी के साथ कोई ठहराव करते हैं, तो वहाँ दायित्व का होना जरूरी है। दायित्व रुपए पैसे में हो सकता है, दायित्व किसी वचन में हो सकता है, दायित्व किसी सेवा के रूप में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दायित्व हमेशा वैधानिक होना चाहिए, ऐसा दायित्व जो कानून की दृष्टि से मान्य हो। उसके बाद आता है पारस्परिक संसूचना, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जब प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है तो स्वीकर्ता को ये चाहिए कि स्वीकर्ता स्पष्ट लिखित या मौखिक रूप से उसकी जानकारी प्रस्तावक को दे दे। मन में दी गई स्वीकृति वैधानिकता का रूप धारण नहीं कर सकती। अगर कोई स्वीकर्ता मन में ही स्वीकृति दे देता है बिना कम्युनिकेट किए हुए, तो ऐसा ठहराव उचित नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। परिणाम होना चाहिए। भाई परिणाम का मतलब है कि इसमें जो 2 पक्ष होते हैं वो आपस में प्रभावित होने चाहिए, कोई तीसरा पक्ष प्रभावित नहीं होना चाहिए। भाई मान लीजिए आप किराने की दुकान में गए, 2 किलो शक्कर लिए, शक्कर का पैसा आप किराने वाले को देंगे कि उसकी साइड में एक कपड़े की दुकान है, आप पैसा कपड़े की दुकान वाले को देंगे? बताइए, अब किराने की दुकान वालों को ही तो पैसा दोगे ना शक्कर का। तो प्रभावित कौन से पक्ष होने चाहिए? प्रस्तावक और एक स्वीकर्ता। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं उसके रूप हैं या उसके प्रकार है। देखिए इसके प्रकार 6 प्रकार से बांटा गया। पहला आता है उत्तरदायित्व के आधार पे 2 प्रकार से बांटा गया, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। नाम से स्पष्ट है, एक पक्षीय ठहराव, इसका मतलब होता है बच्चों कि 2 पक्ष में से कोई एक पक्ष अपने वचन का पालन कर लिया है, दूसरा पक्ष अभी वचन का पालन नहीं किया है। मान लीजिए एक दुकानदार अपने ग्राहक को 1 बोरी शक्कर बेच देता है, लेकिन ग्राहक उसका भुगतान तुरंत ना करके 1 महीने बाद करने का वायदा करता है, तो इस प्रकार का जो ठहराव होगा वो एक पक्षीय ठहराव कहलाएगा। ठीक इसी के अपोजिट होता है द्विपक्षीय ठहराव, जहाँ पे दोनों पक्षकार वायदे को तुरंत पूरा ना करके भविष्य में पूरा करने के लिए कहते हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं COD में, कैश ऑन डिलीवरी, तो जब आप ऑर्डर कर देते हैं 4 दिन बाद वो माल भेजने का वादा करता है, 4 दिन बाद आपका प्रोडक्ट आपके घर आता है, उसके बाद आप 4 दिन बाद पैसा देते हैं। यानी आप तुरंत पैसा नहीं दिए और वो तुरंत माल नहीं दिया। तो इस टाइप की स्थिति कहलाती है द्विपक्षीय ठहराव। फिर आता है रचना के आधार पे 2 प्रकार से बांटा गया है इसको भी, अभिव्यक्त ठहराव और गर्भित ठहराव। अब अभिव्यक्त ठहराव क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, अभिव्यक्त, जहाँ पे स्पष्ट रूप से इच्छा को या प्रस्ताव को, स्वीकृति को मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक आ नाम का व्यक्ति ब नाम के व्यक्ति को बोलता है कि भाई आप मेरी घड़ी 100 रुपये में ले लीजिए। ब घड़ी लेने के लिए तैयार हो जाता है, आ अपनी घड़ी ब को दे देता है और ब बदले में 100 रुपये का भुगतान कर देता है।
तो ऐसा ठहराव कहलाएगा अभिव्यक्त ठहराव। जस्ट दूसरा गर्भित ठहराव, जहाँ पे वचनदाता या वचनग्रीता की इच्छा व्यवहारों पर या परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ पे किसी भी बातों को स्पष्ट रूप से बोला नहीं जाता, नहीं लिखा जाता है, परिस्थिति के हिसाब से समझा जाता है। ऐसी स्थिति कहलाती है गर्भित ठहराव की स्थिति। उसके बाद हम आते हैं प्रवर्तनीयता के आधार पर। प्रवर्तनीयता के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, व्यर्थ ठहराव और व्यर्थनीय ठहराव। व्यर्थ ठहराव धारा 2(6) के अनुसार। अब व्यर्थ मतलब एक ऐसा ठहराव जो शुरू से ही बेकार होता है, जो शुरू से ही अपूर्ण होता है, जो शुरू से ही राजनियम में प्रवर्तनीय नहीं होता, ऐसा ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाता है। अगर इसको हम उदाहरण से समझे तो वेरी सिंपल एग्जांपल आपके समक्ष रखता हूँ। मान लीजिए मैं किसी दोस्त को बोला कि 5,000 रुपये आप रखिए और मेरे लिए चांद से पत्थर लेके आइए। अब बताइए आप कि ये किस हद तक उचित माना जाएगा? क्या चांद से पत्थर लाना आसान है? नहीं। तो इस टाइप का ठहराव व्यर्थ ठहराव होता है, जहाँ पे फालतू की बातें की जाती है, जहाँ पे एक ऐसी बातों के लिए अनुबंध किया जाता है जिसको पूर्ण करना संभव न हो। दूसरा आता है बच्चों व्यर्थनीय ठहराव। यहाँ पे धारा 2(झ) के अनुसार जब कोई ठहराव एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकार की इच्छा पर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो पर दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय न हो। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसा ठहराव होता है जो शुरू में तो अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में इसका खंडन किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे? भाई मान लीजिए मैं एक प्रस्तावक हूँ, मैं कोई प्रस्ताव रखा किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष और उससे स्वीकृति मिलने में मेरे को कठिनाई हो रही है। मैं उसको प्रताड़ित करके या मिथ्या वर्णन करके मैं उससे सहमति ले लेता हूँ, लेकिन भविष्य में जब उसको उसकी जानकारी होगी तो वो मेरे खिलाफ बात प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात वो ठहराव का खंडन कर सकता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है या ऐसा जो ठहराव होता है उसको बोला जाता है व्यर्थनीय ठहराव। उसके बाद आता है वैधानिकता के आधार पर पुनः दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है वैध अनुबंध, दूसरा होता है अवैध। ये नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा ठहराव, वैध ठहराव एक ऐसा ठहराव जिसमें सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, जो एक वैध ठहराव में होने चाहिए। यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बातें होती है, जहाँ पे एक पक्ष स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को कोई वस्तु देने का वायदा करता है और दूसरा पक्ष उसके बदले में उसका मूल्य देने का वायदा करता है, जो कि पूर्णतः वैधानिक होता है। इस टाइप का अगर कोई ठहराव है तो वो वैध ठहराव कहलाएगा। अवैध ठहराव जहाँ पे ऐसी बातों के लिए प्रस्ताव रखा जाता है और ऐसी बातों के लिए स्वीकृति दी जाती है जो कानून के दृष्टि से अवैध है या जो कानून का उल्लंघन करने वाला होता है। उसके बाद आता है निष्पादन की सीमा के आधार पे पुनः दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है निष्पादित ठहराव और दूसरा होता है निष्पादनीय ठहराव। निष्पादित ठहराव नाम से स्पष्ट है ऐसा ठहराव जो तुरंत हो गया हो, जो तुरंत पूर्ण हो गया होगा। मान लीजिए ब को एक घोड़ा 500 में बेचने का प्रस्ताव करता है, ब तुरंत उसकी बात मान लेता है और 500 रुपये दे के घोड़ा ले लेता है, तो ऐसी दशा कहलाती है निष्पादनीय ठहराव की दशा, जहाँ पे दोनों पक्ष अपने वादे को उसी समय पूरा कर लेते हैं। फिर आता है निष्पादनीय ठहराव, ऐसा ठहराव जिसमें दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार वादे को भविष्य में पूरा करने के लिए कहते हैं। या तो दोनों पक्षकार वादा भविष्य में पूरा करेंगे या कोई एक पक्षकार अपने वादे को भविष्य में पूरा करता है। तो इस टाइप का जो ठहराव होता है वो निष्पादनीय ठहराव कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों प्रवर्तनीयता के आधार पर।
प्रवर्तनीय ठहराव और अप्रवर्तनीय ठहराव। प्रवर्तनीय ठहराव वह ठहराव जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नाम से स्पष्ट है, प्रवर्तन करने योग्य, अर्थात एक ऐसा ठहराव जिसमें वैधानिकता के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, जिसमें दो पक्ष होते हैं, स्वतंत्र सहमति होती है, वैधानिक दायित्व होता है, अर्थात जिसको राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। अप्रवर्तनीय एक ऐसा ठहराव जिसमें वैधानिक ठहराव के लक्षण विद्यमान नहीं होते, जो कानून की दृष्टि में अवैध होता है। एक ऐसा ठहराव जो पागल व्यक्ति के साथ, अवयस्क व्यक्ति के साथ, दिवालिया व्यक्ति के साथ किया जाए, ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, इसलिए ऐसे ठहराव को अप्रवर्तनीय ठहराव कहते हैं। यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी 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 टाइप करिए कॉन्सेप्ट इज पावर, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।